हेलो, मेरा नाम है आदर्श सोनकर और आपका स्वागत है रैंकर्स एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 15 2025 के पीवाईक्यूज का। जो पहला हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं उसमें हमने 15 सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। लास्ट क्लास में आई होप आपने देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स से सवाल आ चुके थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ सवाल आए थे, कुछ सवाल ईएमआई के थे, वो लास्ट क्लास में हमने देखा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कई सवाल थे, वो हमने बात किया था, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल थे और आपके पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल थे, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक डिस्कस करेंगे। जितने भी सवाल डिस्कस हो पाएंगे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है, कौन सा लेट लग रहा है, किसमें टाइम लग रहा है तो इसको छोड़ा जा सकता है। कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो कि जेईई मेन के पीवाईक्यूज से हैं, तो उस लेवल तक भी जाके हमें सोचना पड़ेगा, सवालों को देखना पड़ेगा, उस गहराई तक हमें पढ़नी पड़ेगी ताकि हम सवालों को आसानी से क्रैक कर पाएं। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि कैसे सवालों को बनाना है। लास्ट 15 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि लगभग 1 घंटे का टाइम लगा था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन किया था। बट उस क्वेश्चन को लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। अगर सही से टारगेट किया जाए, सही से टारगेट स्टडीज की जाए, तो आप आसानी से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो 15 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। आज शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ध्यान दीजिए क्या आया हुआ है। कह रहे लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ कितना 6.6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड, यानी निकल रहे हैं फ्रॉम द सरफेस। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 8.27 × 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति का एक प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है। तो मान लेते हैं कि एक तुम्हारा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर भाई यहाँ पे जो लाइट आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आपको गिवन है 8.27। जस्ट वेट, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 8.27 इंटू 10 to the power कितना 14 गिवन है हर्ट्ज, इतना गिवन है। कह रहा है कि 6.6 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड की अधिकतम गति वाले इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनका भी मैक्स आपको गिवन है, कितना गिवन है 5.5, सॉरी 6.6 और इंटू 10 to the power कितना 5। ठीक है, इतना गिवन है। कह रहे इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश की देहली आवृत्ति निकालिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू नॉट, न्यू नॉट हमें निकालना है। तो वी नो डेट बाई आइंस्टीन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी प्रकाश वैद्युत ना, आइंस्टीन के, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, प्रकाश वैद्युत समीकरण से, समीकरण से। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आए, उनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। अगर आप चाहे तो लिखिए, चाहे तो मत लिखिए, सॉल्यूशंस को ध्यान समझिए। आपने ये पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है, या आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, समथिंग वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट और प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। यानी मान लो यहाँ से एनर्जी ई आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कुछ एनर्जी चली जाएगी। यानी कब जाएगी, जब वर्क फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन। और ई कितना होता है एच सी बाई लेमडा या एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ भी मैक्स का स्क्वायर, और वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। तो यहाँ से अगर मैं न्यू नॉट की वैल्यू लिखूँ तो कितना हो जाएगा एच न्यू माइनस हाफ एम भी स्क्वायर
v मैक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या h, तो इसको मैं लिख सकता हूँ न्यू माइनस हाफ, h से h कैंसिल हो गया इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स और डिवाइड बाई h। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान दीजिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है 8.27 इंटू 10⁻14 और सारे ऑप्शन 8.27 से कम है, तो इसको मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू 8 पॉइंट कितना दिया हुआ 8 पॉइंट हो गया 27 इंटू 10⁻24, 27 इंटू 10⁻24 माइनस हाफ। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। वी मैक्स का स्क्वायर, तो वी मैक्स हो गया तुम्हारा 6.6 इंटू 10⁵, 6.6 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई एच था, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻, कितना -34, तो बिकम्स व्हाट, ये 8.27 इंटू 10⁻24 माइनस हाफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 6.6 का स्क्वायर 1.6 इंटू 6.6 इंटू 6.6 और इंटू में कितना 10⁻−19 और 10⁵ का स्क्वायर यानी 10⁻10 हो जाएगा। रीअरेंज कर दिया यहाँ पे रीअरेंज किया है भाई, और डिवाइड बाई कितना 6.63 इंटू 10⁻34, तो इससे ये वाला कैंसिल कर दिया, अप्रोक्सीमेट 6.6 से 6.6 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 8.27 इंटू 10⁻24 माइनस हाफ। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 6.6 पावर देखें 10⁻−9 और डिवाइड बाई 10⁻−20 सॉरी 34, इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻−25 आ जाएगा। सही, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 2 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 0.8 आ जाएगा, 8.27 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 जा 48, फिर 8 6 जा 48, 48 और 2 मिलके 52 हो जाएगा। सही, ये बन जाएगा तुम्हारा 2.8 इतना हो जाएगा इंटू 10⁻, कितना +25। ठीक है, 8.27 इंटू 10⁻24। ठीक है, गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ, पावर 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 25 6.6 यहाँ पे 6.6 है, 8.27 लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस रिजॉल्ट। कुछ गड़बड़ आ रहा है, पावर्स में कोई एरर है मुझे लग रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, हाफ हो गया ये 10⁻−19, अरे अरे गड़बड़ हो गया, मास रखना है, मैंने चार्ज रख दिया, मास था ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 इंटू 10⁻−31 ना, इतना हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻10, इसको हटा दें, आगे वाली वैल्यू तो सही है, उनको लिखते हैं, और डिवाइड बाई कितना 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक है, इसको किससे कैंसिल कर दिया, तो हाफ 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.6 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 10⁻31, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 10⁻31, एम भी स्क्वायर कर ही रहा है, तो 10⁻−9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 10⁻31, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ 3.3, अच्छा इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 10⁻−3 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 9.1 इंटू 3.3 इंटू 10⁻−3 और +3, सही -10 +3 यानी -7 हो जाएगा, तो 9.1 इंटू 3.3 इंटू 10⁻−7, सही लिख रहा हूँ। देखो जरा एक बार, हाफ एम लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, सही है, 9.1 इंटू 10⁻31, 6.6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर
6.63 इंटू 10⁻³ ये रख दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कुछ वैल्यूज एरर हैं, उनको देख लेंगे एक बार, बाकी ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आएगा, इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल में बात करते हैं। इस सवाल में देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ लाइट रे फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब mu is equal to 1.5 as shown in the figure. It undergoes a total internal reflection and travels along AB. The thickness AC of the glass is AC आपको given है भाई 20 centimeter. The time taken by the light to cross the glass slab after reflection, यानी रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन वाले की लाइन ये है, ये वाली लाइन है आपका रिफ्लेक्शन का। कह रहा आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें बताना है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट गया इसका बताना है टाइम कितना लगेगा। तेरा चित्र में दर्शाए अनुसार हवा से एक प्रकाश किरण कांच की पट्टी पर म्यू बराबर 1.5 पर आपतित होती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरती है और AB के अनुदिश गति करती है। कांच की पट्टी की मोटाई कितनी है? AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। परावर्तन के बाद कांच की पट्टी को पार करने में लिया गया समय, परावर्तन के बाद कांच की पट्टी को पार करने में लिया गया समय हमें बताना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, और 30 डिग्री अगर हम यहाँ पे, सबसे पहले मुझे ये लेंथ निकालना है AB लेंथ निकालना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, बेस हमें पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो cos 30 लगा देते हैं। cos 30 इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा तुम्हारा AC, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये नहीं लेंगे AC, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा AB। तो cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा √3/2 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास 20, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में जरूरत पड़ेगी तो AB, तो √3AB इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। AB बिकम्स व्हाट 40 डिवाइड बाई √3, 40 डिवाइड बाई कितना √3। तो चलो AB की लेंथ इतनी आ गई। हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसके अंदर जब आएगा, सही है, इस ग्लास स्लैब के अंदर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब के अंदर जब लाइट आएगा तो उस समय वेग कितना होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, C डिवाइड बाई म्यू कर दूंगा, C डिवाइड बाई म्यू। C की वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 3 × 10⁸ इन एयर हो गया, और म्यू की वैल्यू कितना दिया है 1.5, तो ये 2 जा यानी 2 × 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ 40 × 10⁻², और डिवाइड बाई क्या √3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस भी पता है और वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो गया 40 × 10⁻² डिवाइड बाई √3, होल डिवाइड बाई वेलोसिटी कितना हो गया 2 × 10⁸, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 × 10⁻² डिवाइड बाई, ये √3 नीचे आ जाएगा 2√3 और इंटू में 10 के पावर कितना 8, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2 से इसको कैंसिल करो 20, तो 20 और इसको ऊपर ले लो तो 10 के पावर -10 और डिवाइड बाई कितना √3, या मैं लिख सकता हूँ 2/√3 और इंटू में 10 to the power -9, 9 को भी लिखते हैं माइनस नैनो सेकंड भी लिख सकता हूँ, और 2/√3 2 डिवाइड बाई 1.732 और इंटू में 10 के पावर -9, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 17 ले लेते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.3 आएगा कि 2, क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखना पड़ेगा अपने को। तो 17 को डिवाइड करते हैं ना, 17 डिवाइड कर रहा हूँ मैं 0, 17 बन जाए 17, ठीक है, 20 को डिवाइड करते हैं 17 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो 17 2 जा 34, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा 17 2 जा, ठीक है 1 जाएगा, 17 1 जा 17, 3 आ जाएगा, फिर से वापस 3 क्या 13 आ जाएगा,
तो 130 मतलब 1.2 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज थोड़ा ज़्यादा है ना। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -9। टाइम बिकम्स 1.2 नैनो सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये टाइम आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा टाइम। तो कितना लगेगा भाई, 1.2 नैनो सेकेंड। एक सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 1.2 नैनो सेकेंड। आई होप आपको सवाल समझ आया होगा। ये सवाल में कुछ नहीं करना, वेलोसिटी ऑफ द लाइट निकालना है। उसके बाद आपको टाइम निकालने के लिए ए बी का लेंथ चाहिए था, तो ए बी का लेंथ आपने निकाल लिया, कॉस्टा का यूज करके ए बी का लेंथ निकाल लिया। जब ए बी का लेंथ आ गया तो उसके बाद आपने लगा दिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वहां से आपको टाइम पता चल गया। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगला सवाल बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, आपने पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। डायग्राम और ग्राफ। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर टाइम ग्राफ, सॉरी टेम्परेचर टी ग्राफ। कह रहा है कि ग्राफ 1 जो है, ग्राफ 1 शो कर रहा है पी वर्सेस टी वेरिएशन ऑफ कॉपर। तो पी वर्सेस, यहाँ पे देखो रो बढ़ता जा रहा है, सॉरी पी नहीं रो, रो क्या कर रहा है भाई, रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर रो इंक्रीज हो रहा है, रो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब मैं इसको दिखा सकता हूँ कि भाई ये कॉपर का ग्राफ बन सकता है। फिर ग्राफ सेकंड, सो रो वर्सेस टी वेरिएशन ऑफ सिलिकॉन। तो रो वर्सेस टी वेरिएशन ऑफ सिलिकॉन नहीं, यहाँ पे रो घटना चाहिए। रो क्या करना चाहिए, घटना चाहिए ग्राफ, क्योंकि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है आपका सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जब बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रो क्या होता है, डिक्रीज। रो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही, रो डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। सही, रो डिक्रीज होता है, सॉरी रो डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका मतलब ग्राफ 3 कह रहा है कि रो वर्सेस टी वेरिएशन है सेमीकंडक्टर का। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, रो की वैल्यू डिक्रीज होती है। रो डिक्रीज होता है, साथ में रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। ठीक, तो थर्ड वाला भी सही है स्टेटमेंट। और यहाँ पे कह रहा है ग्राफ थर्ड सोज दी रो वर्सेस टी वेरिएशन ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम भी एक तरीके से आपका क्या है, ये तो अलाउ है एक तरीके से, कह सकते हो कि मिश्रण, एक तरीके से क्या है, मिश्रण है, लेकिन ये भी एक मेटल की तरह ही है, मेटल ही है एक तरीके से। ये भी वायर में होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का है। तो ए और सी, ए और सी केवल करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ग्राफ के बारे में नॉलेज होगा तो आप इन सवालों को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, आई होप। और ये क्लास में ऐसे ग्राफ पढ़ाए जाते हैं, क्लासरूम नोट से ये सवाल है एक तरीके से, क्योंकि ग्राफ तो आप पढ़ेंगे ही, बिना ग्राफ का आप कैसे आगे बढ़ेंगे। सभी चीज़ों ग्राफ आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कराई जाएंगी कि रो डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज होगा, और साथ में सिग्मा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है ये तो। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आर बराबर क्या होता है, रोयल अपान ए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है रोयल अपान ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा एक तरीके से पाई आर स्क्वायर। तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर का आई होप आपने ये पढ़ा होगा एक तरीके से। अरे यही तो रहता है, ये वायर है मान लो आपका, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ यल, और इसका रेडियस ले लेते हैं, इसका रेडियस ये है तुम्हारा स्मॉल आर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और इसके साथ बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये भी बोल सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, ये भी बोल सकते हैं। तो अब जरा ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है पढ़ते हैं जरा। ऑप्शन कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं जिसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द रेडियस, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती नहीं ना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, हाँ बिल्कुल सही है।
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है? आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा अभी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं भाई कि आगे हमें क्या करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आप सीयूटी यूजी की तैयारी रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, जो कि दुर्गा कुंड वाराणसी में स्थित है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन करना है तो आप रैंकर्स एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करेंगे। उस ऐप के थ्रू आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा, हर चैप्टर का बताया जाएगा कितने लेक्चर्स चलेंगे, उनका टेस्ट कब होगा, उनका सॉल्यूशंस, टेस्ट का सॉल्यूशंस कब दिया जाएगा, वो सारा कुछ इसमें रहेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, ऑनलाइन डाउट सेशन मिलेगा। ऑनलाइन डाउट सेशन भी आपको अरेंज कराया जाएगा कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, जिस भी सवाल को लेके या लर्निंग्स को लेके या कॉलेजेस को लेके डाउट है वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें ऑफलाइन कैंपस का, तो ऑफलाइन कैंपस आपका दुर्गा कुंड में स्थित है, दुर्गा कुंड वाराणसी में स्थित है। यहाँ अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी में आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट है 9415190556 8874153302। ठीक, और ये है रैंकर्स एजुकेयर का ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपस, जहाँ पे आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन के भी फैसिलिटीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन में आपको क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। अगर आप में भी कभी क्लास नहीं आए तो आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे आपके क्लासेस चलेंगे, उसमें पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, आपको नोट्स बनाने का भी समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज होंगे जो ऑफलाइन में होंगे, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज होंगे, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ उनका सोल्यूशंस मिलेगा आपको। उसके साथ साथ आपका जो पूर्ण विकास, जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट जो आपका नॉलेज है, उनके पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि एक अच्छे बच्चे की तरह किसी यूनिवर्सिटी में जाए और आसानी से आप सभी चीज़ों को एक्वायर कर पाएं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, थोड़ी लेवल बढ़ जाती हैं। तो जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उनको पढ़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आप कॉलेज में जाके उन डोमेन्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कि रैंकर्स एजुकेयर 2 है। रैंकर्स एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन भी है। तो जो भी आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है आपसे कि कह रहा है इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 5.11 into 10 to the power minus 11 मीटर with a frequency of इतना हर्ट्ज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन है भाई जो कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.11 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो रेडियस है भाई, रेडियस की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा यहाँ से मान लो ये रेडियस है, आर की वैल्यू वो तुम्हें गिवन है कितना 5.11 और इंटू 10 के पावर कितना -11 मीटर गिवन है। कह रहा है जिसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6.8 इंटू 10 टू द पावर कितना 15 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो क्या मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ? टाइम पीरियड में निकाल सकता हूँ। अगर मुझे सबसे पहले मेरे को बात करना है आई निकालना है, तो आई क्या होता है Q/T, सही, या इसी को मैं लिख सकता हूँ Q/F। आई होप आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। 1/T क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कैपिटल T ही है एक तरीके से। तो आई बराबर Q/F। Q क्या हो गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से तो 1.6 इंटू 6.8 और इंटू 10 टू द पावर कितना -4, ये आ गया आपका करंट। बट हमें करंट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस सेंटर पे, यहाँ पे जो सेंटर है इस पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला जो होता है, आई होप आपको पता होगा क्या होता है, μ0 Ni और डिवाइड बाई क्या 2r, μ0 Ni बाई 2r। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इतनी होती है। तो बी एट सेंटर अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7
और n की वैल्यू तो दिया नहीं है तो 1 मान लेंगे उसको, i की वैल्यू 1.6 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻4 और डिवाइड बाई 2 इंटू r की वैल्यू कितना 5.11 और इंटू 10⁻⁻ कितना -11। अच्छा सारे नंबर्स जो है वो पॉइंट के अंदर है तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा। चलिए पहले पावर देख लेते हैं। 7 और 4 11, 7 4 11, 11 11 कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 22/7 का यूज करके मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, तो 3.14 यूज कर लेता हूँ। 1.6 इंटू 6.8, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 10.22। सही। चलिए आगे बात करते हैं। इन नंबरों को जरा ध्यान से समझिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 4 जा 16, ठीक है 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 हो जाएगा। 4 3 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 8 जा 128, सही है। 16 6 जा हो जाएगा 96, 96 और 12 मिलके 108, 108, ठीक है 108। तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 10.22, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 आएगा, 1 से थोड़ा ज़्यादा 12.56, 12.56 यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अप्रोक्सीमेट 12.56 आएगा। 12.56 से थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये एक से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा लगभग 13.4 टेस्ला ना। अगर पाई की वैल्यू 3.14 और एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो थोड़ा वैल्यू ज़्यादा ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैग्नेटिक वेल की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की। और ये बहुत आसान सवाल है, आई निकालिए, आई को यहाँ इस वाले फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि एन अर्थ कंडक्टर, कह रहा है एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर, ध्यान से सुनिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। ठीक है, एन अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है उसके पास रखते हैं। तो ये मान लो अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है अर्थ कनेक्टेड। द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द अर्थ कंडक्टर, यानी इस अर्थ कंडक्टर से नेट चार्ज क्या होगा। ये पृथ्वी से सटा हुआ एक चालक है, धनावेशी चालक के पास रखा गया। ये धनावेशी तो मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं धनावेशी। तो ये धनावेशित है जो कि धनावेशित के पास रखा गया। इस पे कह रहा है कि ये जो भू संपर्क में रखा हुआ चालक है उस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो आसान है, ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये जो भी आपका चालक है उसके नेगेटिव चार्ज को एक तरफ खींच लेगा, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को एक तरफ कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि प्लस है सभी नेगेटिव को एक तरफ खींच लेगा, सभी पॉजिटिव को एक तरफ शिफ्ट कर देगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अर्थ सारे प्लस को खा जाएगी और थोड़ी देर बाद ये जो चीज है ये माइनस, क्योंकि अर्थ भी माइनस देगा तो ये पूरा माइनस इसके सरफेस पे आ जाएगा, ये पूरा माइनस इसके सरफेस पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज ना, अगर हटा देंगे तो नेगेटिव चार्ज में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक प्लस से क्या बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। ये तो आसान सवाल है, चैप्टर 1 में पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, इसमें चार्जेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, रुकिए एक सेकंड। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ while having 100 टन्स is 20 मिली हेनरी, जिसके अंदर 100 टन से उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 20 मिली हेनरी। टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल ऑफ द करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो फाई टोटल तुम्हारा हो जाएगा, फाई टोटल ये होता है तुम्हारा L इंटू आई। फाई टोटल किसके इक्वल होता है, L इंटू आई के इक्वल। आई होप आपको ये पता होगा। तो फाई टोटल अगर मुझे निकालना है कितना हो जाएगा, L की वैल्यू 20 इंटू
10⁻³ आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 4 मिली हेनरी, सॉरी 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा भाई 80 इंटू 10⁻⁻7 सॉरी -6, और तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁵ वेबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स है। अच्छा ये 100 से क्या मतलब है, अगर मुझसे एक कॉइल के थ्रू पूछता तो हम बता पाए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल। ये भी मान लो सवाल पूछ लेता तो मैं करता फ्लक्स थ्रू 1 कॉइल, तो ये हो जाता तुम्हारा φ1 इज इक्वल टू φ टोटल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो, तो 8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाता है 8 इंटू 10⁻7 वेबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22, और ये बहुत आसान सवाल है, आप फ्लक्स का डेफिनेशन लगाएंगे और फ्लक्स के डेफिनेशन में आप ये सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, फ्लक्स का डेफिनेशन लगाइए, फ्लक्स के डेफिनेशन को सॉल्व कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। और आई होप आपको ये पता होगा 100 पीरियड यही पूछ रहा है, एक पीरियड तत्व का 100 पीरियड तत्व दिया हुआ है, 4 मिली एम्पियर के लिए प्रवाहित कुल फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, फाई टोटल इज इक्वल टू LI। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। लिस्ट 1 को अगर लिस्ट 2 से मैच करेंगे तो क्या होगा, अच्छा अब यहाँ पे वैल्यूज तो आपको याद होंगी नहीं, तो आपको तो ये याद होगा कि भाई रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव सही, फिर होता है आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव, हाँ माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद हो जाएगा आपका विजिबल, ठीक है विजिबल हो जाएगा, फिर विजिबल रेज, फिर एक्स रेज हो जाएगा ना, एक्स रेज। ठीक है, और लास्ट में क्या है भाई आपका गामा रेज ना, गामा रेज। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। सबसे ज्यादा आपको ये पता होगा कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तब वेवलेंथ डिक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है भाई आपका विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव का सबसे कम होगा, माइक्रोवेव का सबसे सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है इंक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो माइक्रोवेव का सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है 4 इंटू 10⁻24, 11 है यहाँ 9 है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये माइक्रोवेव का है। तो सी का आपका हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड किस में है, तो सी का सेकंड क्या बोलेगा ये ऑप्शन में है, यहाँ भी है। चलो आगे बात करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गड़बड़। चलो आगे बात करते हैं भाई क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इंफ्रारेड है तो माइक्रोवेव से थोड़ा ज्यादा होगा इंफ्रारेड, तो यहाँ पे समथिंग कुछ नंबर मिसिंग है, 4 इंटू 10⁻24 है, सॉरी 10⁻14 है, तो अच्छा यहाँ पे देखो 17 है, तो ये होगा यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर होगा 1 समथिंग 1 इंटू लेके, तो ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इसमें है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं विजुअल लाइट, सबसे ज्यादा एक्सरेज का ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻70, हाँ तो बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ है यहाँ पे, और ए का क्या हो जाएगा थर्ड। तो ये आपको क्रम याद रखना है, वैल्यूज नहीं याद रखनी है, अगर आपको क्रम याद है तो वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये आपको बस रिलेशन ये याद होना चाहिए, सीरीज एक तरीके से। उसके पहले मैं बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रैंकर्स एजुकेट ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन ज्वाइन करिए या ऑफलाइन, आपको बुक्स मिलेंगी, बुक्स के साथ साथ उसके अंदर आपके PYQs होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होंगे, आने वाले पेपर्स कैसे हो सकते हैं गेस्ट पेपर टाइप चीजें होंगी, उसमें आपको हर चैप्टर का लगभग 50 से लेके 150 तक सवाल मिलेगा, जिन सवालों को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा एज अ होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस उसमें से कराए जाएंगे ताकि आपके आइडियाज और थिंकिंग डेवलप हो।
यहाँ रैंकर्स एजुकेयर पे जो बुक्स मिलती हैं उसमें कुछ ऐसी बुक्स दिखती हैं भाई, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, क्वांट्स हैं, जीके 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 जीएस है, उसके साथ साथ आपका लॉजिकल रीजनिंग है, और उसके साथ साथ मैथ्स की बुक है, बायो की बुक है, आपको लैंग्वेज की बुक भी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे आपके लॉजिकल थिंकिंग ये सब डेवलप हो पाए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे आपको सारा ऑफलाइन मटेरियल जो आपको मिलता है वो सब मिलेगा। ऑनलाइन वालों के लिए इन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट आपको अपलोड करा दिया जाएगा, आप उन्हें कहीं से भी प्रिंट करा के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या बोला गया, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से वही सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही सवाल है। कह रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ द दियर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो पिछला सवाल और ये भी सवाल सेम है, तो मैंने क्या बोला, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके साथ इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर एक्सरेज, और उसके बाद गामा रेज। तो ये है, तो हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज, और वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी का ही पूछा है, तो पिछले सवाल में भी यही था। तो सबसे कम किसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रेडियो का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा गामा का। तो कह रहा है कि किसमें लिखिए, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप ज्यादा ध्यान दीजिए, अल्ट्रावायलेट भी है। हाँ, तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट भी लिख लेते हैं, माइक्रोवेव, हाँ, ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। अल्ट्रावायलेट है, सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा रेज। चलो ठीक है, देख लेते हैं, अल्ट्रावायलेट मान लो बीच में कहीं आ जाएगा, गामा रेज सबसे ज्यादा गामा यानी बी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा गामा रेज के बाद एक्सरेज है, इसमें एक्सरेज नहीं है, बी के बाद आपका क्या आ जाएगा, सी, सी यानी अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, एक सेकंड, फिर अल्ट्रावायलेट, अब विजिबल हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर एक्सरेज और गामा रेज। सबसे ज्यादा गामा, सबसे ज्यादा गामा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, तो बी ग्रेटर देन सी, सी के बाद आ जाएगी कहाँ पे, विजुअल में, ई, बी सी ई हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, और सबसे कम किसका, ए का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, ये सीरीज अगर आपने याद रख लिया तो बहुत काम आसानी से हो जाएगा आपका। आपका समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2-3 सवाल तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, यू मतलब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज याद है तो आप इन सीरीज को याद कर लीजिए एक बार, उसके बाद आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, अगला अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सही स्टेटमेंट की पहचान कीजिए। तो सही स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है द एनर्जी ई एंड द मोमेंटम पी ऑफ अ फोटोन आर रिलेटेड बाय पी इज इक्वल टू ई बाई सी। हाँ तो बिल्कुल सही है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी होता है। कह रहे हैं फोटोन की ऊर्जा ई और पी में जो रिलेशन है वो है भाई आपका पी इज इक्वल टू ई बाई सी है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगला, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ पॉसेस द सेम मोमेंटम। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगर दोनों का वेवलेंथ सेम है, लेमडा 1 और लेमडा 2 सेम है, तो इनका मोमेंटम भी सेम होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगला ये भी सही है भाई, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट मानना पड़ेगा। कह रहे वन फोटोन हैविंग एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन कैन इमिट वन फोटोन, वन फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है, कार्य फलन से ज्यादा एनर्जी है, कार्य फलन से अधिक ऊर्जा वाले एक फोटोन एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, कर सकता है। कैन लिखा है तो इसका मतलब हो सकता है, कैन होना चाहिए, मस्ट भी होता तो गलत हो जाता। कैन, मे भी कर सकता है, मे भी नहीं भी कर सकता है। ये जब आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हम मान लेते हैं कि हाँ निकलेगा, बट कैन, मस्ट भी नहीं, कैन होना चाहिए। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। फोटॉन्स डू नॉट कैरी मोमेंटम, अरे ये तो गड़बड़ है, अभी तो दिखा पहले ऑप्शन में मोमेंटम है P इक्वल टू ई बाई सी, तो फोटॉन्स डू नॉट कैरी मोमेंटम, ये गड़बड़ है, मोमेंटम होता है। तो डी नहीं है, तो डी इसमें है भाई, इसमें है और इसमें है, बस ए बी सी करेक्ट है, केवल क्या सही है, ए बी सी करेक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बात करते हैं। हाँ ये थोड़ा सवाल काम का है, सवाल देखते हैं जरा। इसको एक बार ऐसा करते हैं कि एक बार इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं ना, इसको हटाओ, क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं थोड़ा ऊपर, क्योंकि सॉल्व करना है ना। एक सेकंड,
जस्ट वेट। क्वेश्चन बोला गया है कि भाई एक आपका राइट एंगल है, ठीक है। अब जरा समझो, एक राइट एंगल है, यहाँ पे चार्ज है तुम्हारा Q1 और यहाँ चार्ज है Q2। ये जेईमेन का सवाल है भाई, जेईमेन 2020 में सवाल पूछा गया था। जेईमेन का सवाल है, डायरेक्ट पूछ लिया। अब कह रहे AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल। AOB क्या है तुम्हारे, AOB राइट एंगल ट्राइंगल है। Q1 and Q2 are placed as shown. If the resultant electric field at O is perpendicular to the hypotenuse, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है O पर, वो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस है, इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है AOB एक समकोणी त्रिभुज है, आवेश Q1 Q2 चित्रानुसार रखे गए यदि O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कण के लंबवत है तो Q1 बाई Q2 किसके समानुपाती होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कण के क्या है भाई, लंबवत है, यानी कुछ ऐसा है, यानी इसके परपेंडिकुलर है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये x1 है और ये x2, यही था ना, x1 और x2, ठीक है, देख लेंगे वो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x1 मान लेते हैं, बाकी जो ऑप्शंस आएंगे वो वेट वेट वेट, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मानना पड़ेगा, चलो बना देते हैं। ये सिंगल को हमने थीटा माना था, इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2, बाकी जो आंसर आएगा बाद में देख लेंगे, ठीक। ये हो गया, और ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये मान लो तुम्हारा चार्ज है, तो इधर की तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2, तो सर KQ2 और डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर, और इधर की तरफ E1 कितना हो जाएगा, KQ1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया, सबसे पहले इसमें बताओ, ये थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x1 डिवाइड बाई x2, ये काम आएगा। अभी मैंने निकाल ली है, अब क्यों निकाला है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक जरा बात, तो इस पॉइंट पर अगर मैं ध्यान से देखूं, एक लाइन बना दूं ऐसे, इस पॉइंट पर अगर मैं एक लाइन बना दूं, ये लाइन, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कंपोनेंट देखो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा, ये वाला भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, सही है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये तो सामने सामने हो गया। तो भाई इसका ऐसा करो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा E1 cos 90 माइनस थीटा, और इसका इधर कितना हो जाएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, सही है। और इधर की तरफ कितना हो जाएगा E2 sin थीटा, और इसका इधर की तरफ क्या हो जाएगा E1 sin 90 माइनस थीटा। तो कह रहा है कि, अब जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि O पर वैद्युत क्षेत्र कण के लंबवत, कण के क्या है लंबवत, यानी सारा वैद्युत क्षेत्र इधर है, अगर सारा वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल होना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होना चाहिए कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए कैंसिल, यानी E1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए E2 cos 90 माइनस थीटा। तो कहोगे सर E1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा लिख सकते हो, E1 की वैल्यू लिखो KQ1 डिवाइड बाई x1 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई क्या कर दो sin थीटा, ये भी कर दो, इज इक्वल टू E2 की वैल्यू KQ2 और डिवाइड बाई क्या x2 का स्क्वायर, सही। तो k से k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, तो x2 स्क्वायर डिवाइड बाई x1 स्क्वायर, और इनटू में cot थीटा, इनटू में क्या cot थीटा इज इक्वल टू क्या Q2 बाई Q1, हमें निकालना क्या है Q1 बाई Q2, चलो तो बाद में निकाल लेंगे, x2 स्क्वायर डिवाइड बाई x1 स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा cot थीटा की वैल्यू
x1 बाई x2 इक्वल टू q2 बाई q1। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x2 बाई x1 आ जाएगा q2 बाई q1 पे। तो q1 बाई q2 कितना हो जाएगा, x1 बाई x2। ठीक है, तो x1 बाई x2 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जेई मेन का सवाल है भाई, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो परपेंडिकुलर में, तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इन्हीं को लेके हमने सॉल्व कर दिया अपने सॉल्यूशंस को, अपने सॉल्यूशन को इन्हीं को लेके हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस। क्या होता है पी एन जंक्शन डायोड जब बनता है, कह रहे डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज या पी एन जंक्शन डायोड के निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ड्रिफ्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स यानी आवेशवाहकों का विसरण, आवेशवाहकों का अपवाह, डोपिंग, और उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। सबसे पहले डोपिंग होता है, सबसे पहले पी और एन टाइप में डोपिंग करेंगे, सबसे पहले पी और एन टाइप में डोपिंग। फिर क्या होंगे, चार्जेस डिफ्यूज करेंगे, चार्जेस क्या करेंगे, डिफ्यूज। तो सी के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, सी के बाद ए। जब सी के बाद ए होगा, डिफ्यूज करेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर आपने डायग्राम देखा हो तो पी एन जंक्शन कुछ ऐसा होता है, ये पी और एन। सबसे पहला काम डोपिंग, सबसे पहला काम डोपिंग। डोपिंग कर दोगे तो चार्ज डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूज होंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ए सी ए डी हो जाएगा। और लास्ट में आपका क्या आएगा, अपवाह वे, यानी सी ए डी बी, सी ए डी बी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सी तो स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, यही पूछा हुआ है। ठीक, अगला सवाल कह रहा है, अगले सवाल को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है इन एसी सर्किट अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस R। कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। ध्यान देखो, तो मुझे पता है कि अगर ये जेड होता है तो जेड क्या होता है, अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में एक्सएल क्या लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा क्या होता है, सॉरी इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब दूसरे कलर से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज, सॉरी सर, ठीक है, हाँ ठीक। चलो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो जेड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर जेड इंक्रीज हो रहा है, अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो भाई तुम्हारा आई क्या होगा, आई क्या होता है वी बाई जेड। तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज, वी बाई जेड, यानी आई क्या कर जाएगा, डिक्रीज। अगर आई डिक्रीज कर रहा है तो पावर, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर जेड। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर जेड है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ कि पावर भी क्या कर जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं जरा सवाल। कह रहे हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, नहीं, इंपीडेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। इफेक्टिव करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, नहीं, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, हाँ, ब्राइटनेस का मतलब होता है पावर डिक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस मतलब ब्राइटनेस, बल्ब की चमक कम हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज डिक्रीजेस, फेज डिफरेंस ध्यान दो, cos फाई आर बाई क्या होता है, जेड, आर बाई जेड होता है। सही, आर बाई अगर जेड होता है या tan फाई से देख लो, ठीक है, tan फाई से भी यहीं से देख सकते हो, फेज डिफरेंस तो यहाँ से भी आ सकता है, आर बाई जेड। अच्छा जेड क्या हो रहा है, इंक्रीज, जेड क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो cos फाई इंक्रीज होगा क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, और डिक्रीज होते समय cos फाई क्या होता है, इंक्रीज, cos फाई क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। आई होप आपको अगर ये पता है तो आप फटाक से कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। कह रहे हैं द वोल्टेज एंड द करंट इन एसी सर्किट आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 8 sin 50 माइनस 5/3, वोल्टेज I इज इक्वल टू इतना। कह रहा है कि फेज रिलेशन पूछ रहा है, कुछ नहीं, वोल्टेज एंड करंट पूछ रहा है। एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन गिवन है हमें, बोल रहा है कि करंट और इनके बीच रिलेशन। तो अगर मैं बोलूं I, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो V क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट से, तो I लीड्स विथ वोल्टेज, I लीड्स विथ वोल्टेज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3
ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना हो जाएगा, पाई/3 प्लस पाई/3, यानी बन जाएगा तुम्हारा 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, सही है। और उल्टा पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे वोल्टेज लीड्स विद करंट बाय 60 डिग्री, नहीं। करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, नहीं। करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री। वोल्टेज लीड बाय करंट, नहीं, ये लैग कर रहा है। अगर वोल्टेज के टर्म में बोलेंगे, वोल्टेज लैग्स विथ करंट, यानी पश्चगामी है। करंट अग्रगामी है और वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है। कितना, 120 डिग्री। समझ आया बात। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से वही सेमीकंडक्टर से सवाल है। सेमीकंडक्टर का सवाल है तो ध्यान दीजिए। कह रहे जर्मेनियम, ठीक है, और गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक का तो फिक्स है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे बी का सेकंड होगा, तो बी का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर आपको पता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का सॉरी 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 बी का फर्स्ट है, नहीं नहीं फोर्थ ऑप्शन नहीं, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। अब देखते हैं सी का क्या है, सेकंड, सी का सेकंड है, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद आप बोल सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है आपका 0.7 हो जाएगा, तो ए का तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ, तो ए का फोर्थ, ठीक है। और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा भाई 1.1, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वैल्यूज आपको याद होंगी तो आप फटाक से कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लास्ट हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2025 के पहले पीवाई क्विज का, जो कि 30 मई को हुआ था। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। 30 प्रॉब्लम्स हमने की है, आपको समझ आया होगा कि कहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है, कहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आनी चाहिए मुझे, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सवाल आप देख रहे हो भर भर के आ रहे हैं, 3 से 4 सवाल पूछे ही जा रहे हैं, वो बहुत आसान है। बस आपको सीरीज याद होनी चाहिए, क्रम से सीरीज याद है तो आप फ्रीक्वेंसी भी याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं करता, वेवलेंथ भी आप याद रखें ना रखें उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। उसके वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस वाले सवाल हमने देखे थे लास्ट क्लास में। आज हमने देखे रे ऑप्टिक्स के सवाल, जिसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया था कि टाइम कितना लगेगा, तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं आगे आने वाले पेपर्स में, या 2026 में जो पेपर होने वाला है उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो बस रखते हैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।